जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। आज आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। विजय कुमार नाम के बैंक मैनेजर राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। कश्मीर के कुलगाम में उनकी तैनाती हुई थी। विजय कुमार की हत्या के बाद आतंकियों ने एक धमकी वाली चिट्ठी भी जारी की है, जिसमें लिखा है कि वो भी जो भी बाहरी लोगों को देखेंगे, कश्मीर में जो बाहरी लोग आएंगे उनकी मौत तय है। आज मास्टर स्ट्रोक में हम आतंक के इस नए मॉडल का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन नए नए नामों के साथ घाटी में सक्रिय हो गए हैं। इन संगठनों के निशाने पर 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो कश्मीरी हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, अर्धसैनिक या सैन्य बलों के जवानों को टारगेट करके उनकी हत्या कर रहे हैं। आतंक का दूसरा टारगेट है कश्मीरी हिंदू। छोटे बड़े कारोबारी या सरकारी नौकरियां करने वाले कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। तीसरा टारगेट है गैर कश्मीरी हिंदू। ये ऐसे गैर कश्मीरी हिंदू हैं जो वहां जाकर नौकरियों या फिर कारोबार में हैं, जैसे आज के केस में। ये सब पाकिस्तान के इशारे पर किया जा रहा है। पाकिस्तान का मकसद है कि उसकी जमीन से चलने वाले आतंकी संगठनों को घाटी का आतंकी संगठन साबित किया जाए। समझ गए आप? लोकल संगठन घोषित कर दिया जाए या साबित कर दिया जाए। इससे विश्व मंच पर यह साबित हो जाएगा और होने की या करने की कोशिश होगी कि कश्मीर को सुलगाने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। इसलिए लश्कर, जैश जैसे ये आतंकी संगठन जो अब तक सक्रिय थे, वो TRF, KFF जैसे नाम से अब एक्टिव हो गए हैं। इन्हीं आउटफिट के जरिए टारगेट किलिंग हो रही है या करवाई जा रही है। विजय कुमार की हत्या के पीछे भी KFF नाम का आतंकी संगठन है। आज इस नए मॉडल का पर्दाफाश करना मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में जरूरी है। कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर हिंदू, घाटी में खून की होली। अब बैंक मैनेजर को मारी गोली। कश्मीर भारत के सिर का मुकुट है, तो सबसे बड़ी समस्या भी। 90 के दशक से आतंकवाद और अलगाववाद की आग में जल रहा है कश्मीर, और अब आतंकियों ने कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग तेज कर दी है। 2 जून की सुबह करीब 11 बजे कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार को आतंकियों ने निशाना बनाया। सुबह एक आतंकी बैंक में आया और उसने पहले यह सुनिश्चित किया कि विजय कुमार बैंक में मौजूद है। उसके बाद वो दोबारा बैंक में आया और रिवॉल्वर से विजय कुमार के ऊपर गोलियां दाग दी। गोली मारने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गया। तकरीबन 11 बजे यानी 10:50 पर एक अज्ञात व्यक्ति जो अंदर आया ब्रांच के अंदर, उसने विजय कुमार को नज़दीक से गोली मारी और फिर यहाँ बाहर जो उनके साथी थे उनके साथ वो भाग निकलने में कामयाब रहे। हमलावरों के बारे में यही बताया जा रहा है कि कम से कम 2 हमलावर थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। घटना के बाद सैन्य बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों ने घाटी में ऐसे हिंदुओं को तेजी से टारगेट करना शुरू किया है जो गैर कश्मीरी है। इलाके को कॉर्डन किया गया है। तो अभी तलाशी अभियान जो है जारी है सर? तलाशी अभियान चल रहा है। बैंक मैनेजर विजय कुमार कश्मीर के कुलगाम में नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो मूल रूप से निवासी थे राजस्थान के हनुमानगढ़ के। भगवान नाम के इस गांव से ही विजय कुमार कश्मीर में नौकरी करने गए थे। विजय कुमार की तैनाती कुलगाम के मोहनपुरा में इलाकाई देहाती बैंक में थी। विजय कुमार की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। 1 महीने पहले वो अपनी पत्नी को कश्मीर लाए थे। पहली बात हुई थी रात को। अब से पहले किसी जिस शाखा में था वहाँ ऐसी कोई के मन में नहीं था, नहीं कोई चर्चा होती थी। अभी जस्ट उनका ट्रांसफर हुआ था, 3 दिन पहले इसी ब्रांच में गया है। अभी उसको 3-4 साल हो गए वहाँ। पहले कभी ऐसी घटना हुई नहीं थी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती थी। अभी वो 10 फरवरी को शादी थी, उसके बाद गया था।
90 के दशक में आतंकियों ने घाटी में रहने वाले हिंदुओं को निशाने पर लिया था। उनको ढूंढकर हत्याएं की जा रही थी। अब विजय कुमार की हत्या के बाद भी आतंकियों ने इसी तरह की धमकी दी है। विजय कुमार की हत्या के बाद कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम के एक टेरर आउटफिट ने यह चिट्ठी जारी की है। इसमें लिखा है कि हमारे कैडरों ने गैर कश्मीरी बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी। जो भी कश्मीर में मुस्लिम आबादी कम करने के प्लान में शामिल होगा, उसका यही अंजाम होगा। ये उन सब के लिए आंखें खोलने वाला हत्याकांड है जो इस भुलावे में जी रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें वहां बसा देगी। ये भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। अब सच्चाई समझ लेनी चाहिए कि उन्हें जान गंवानी पड़ेगी। अभी बहुत देर नहीं हुई, सोचिए, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम का यह टेरर आउटफिट 2020-21 से कश्मीर में सक्रिय हुआ है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स आतंकी संगठन 2020 में बनाया गया था। केएफएफ लश्कर-ए-तैयबा का टेरर आउटफिट है। 15 अप्रैल को केएफएफ ने बारामूला में एक कश्मीरी सरपंच की हत्या की थी। हत्या के बाद केएफएफ ने चिट्ठी जारी कर धमकी दी थी। धमकी में कहा था कि बीजेपी के इशारों पर राजनीति करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केएफएफ ने अप्रैल 2022 में कश्मीरी पंडित बालकृष्ण भट्ट को भी गोली मारी थी। इससे पहले अक्टूबर 2021 में श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या की थी। कश्मीर में आतंक की आग भड़काने वाले पाकिस्तान ने धारा 370 हटाए जाने के बाद अपने टेरर प्लान में बड़ा बदलाव किया था। पाकिस्तान ने अपनी सरजमी से घाटी में चलने वाले आतंकवाद को नया मुखौटा पहनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने प्लान बनाया कि आतंकवादी संगठनों को इस्लामिक नाम देने की बजाय ऐसे नाम दिए जाएं जिससे वे आतंकी संगठन लोकल कश्मीरी लगने लगे। पाकिस्तान के इस प्लान के पीछे सोच थी आतंकवाद भड़काने के आरोपों से बचना और विश्व मंच पर यह साबित करना कि कश्मीर के हालात भारत सरकार के काबू से बाहर हैं और स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया है। इसीलिए आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को कश्मीर में नए नाम दिए। दोनों संगठनों के आतंकियों को मिलाकर नए टेरर आउटफिट्स बनाए गए। नए आतंकी संगठनों को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ कश्मीर, द रेजिस्टेंस फोर्स, कश्मीर टाइगर्स, पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स जैसे नाम दिए गए। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इस्लामिक नाम बदलकर न्यूट्रल, सेक्युलर और आजादी की जंग लड़ने वाले संगठनों जैसे नाम दिए गए। केएफएफ भी इसी मकसद से तैयार किया गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद से इन आतंकी संगठनों को कश्मीर के हालात बिगाड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इनका मकसद है कश्मीर में 90 जैसे हालात पैदा करना। कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरी हिंदुओं के मन में डर बैठा कर उन्हें कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर करना, और अब ये अपने इरादे में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। घाटी में आतंकियों ने खौफ पैदा कर दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। खौफ का आलम यह है कि कश्मीरी और गैर कश्मीरी हिंदू घाटी से वापस लौटने लगे हैं। कश्मीरी पंडितों के संगठन ने यह ऐलान किया है कि सुरक्षा नहीं मिली तो घाटी में नहीं रहेंगे। इसकी वजह है एक के बाद एक हो रही ये टारगेट किलिंग्स। 2022 में अब तक 22 लोगों को टारगेट करके हत्या की जा चुकी है। जून में आतंकियों का पहला शिकार बने बैंक मैनेजर विजय कुमार। जून की मैं बात कर रही हूँ। मई के महीने में आतंकियों ने 7 लोगों की हत्या की। अप्रैल में 3 लोगों को मार दिया। मार्च में भी आतंकियों ने 3 लोगों की जान ले ली। फरवरी में एक शख्स की टारगेट किलिंग की गई। कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लगातार आतंकियों के निशाने पर हैं। घाटी में हालात चिंताजनक हो गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा श्रीनगर से दिल्ली रवाना हो गए हैं और कल वो गृह मंत्री के साथ कश्मीर की सिक्योरिटी पर एक हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। हालात को देखते हुए विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। विरोधी पार्टियां ये कह रही है कि केंद्र सरकार की गलती की वजह से कश्मीर में फिर 90 जैसे हालात बन गए हैं। All railway employees have decided that they are leaving the valley. तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है। विपक्ष अगर सत्ता पक्ष पर ऐसे आरोप लगा रहा है तो उसकी वजह है ये तस्वीरें। सुबह 11 बजे के करीब राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार को आतंकियों ने बैंक में घुसकर गोली मारी और दिन ढलने से पहले श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कश्मीर छोड़ने वालों की भीड़ लग गई। इस भीड़ में शामिल हैं कश्मीरी हिंदू।
इस भीड़ में शामिल हैं गैर कश्मीरी हिंदू। कश्मीर से लौट रहे हैं सरकार के हिंदू मुलाजिम। घाटी छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं कश्मीर के हिंदू कारोबारी। जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़ रहे हैं बाकी भारत के गैर कश्मीरी कामगार। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इन खबरों का खंडन किया है। अथॉरिटी ने कहा है कि पलायन की अफवाहों का खंडन करते हैं। एयरपोर्ट पर रोजाना 16,000 से 18,000 यात्री आते हैं। आज भी औसतन इतने ही यात्री आए। अल्पसंख्यक समुदाय पलायन नहीं कर रहा। हालात 1989 जैसे भले न हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसा भय कश्मीरी और गैर कश्मीरी हिंदुओं के मन में तब था, वैसा ही आज भी है, जिसकी गवाही दे रही है कश्मीर की ये बेटी। It's been so many days that we guys are protesting and telling you guys to move us to safer location. Not only us, to every Hindu who is not safe here. You can see the government is completely failed in saving minority here. And it is, I mean, we have been living here for so many years, but right now what is happening is completely not in control of government. So this is an announcement that we all rented employees have decided that we are leaving the valley and we are not going to come back here because there is no security. Now it is up to the government whether they want to give us the jobs there or not. घाटी में इतिहास दोहराया जा रहा है। आतंक के निशाने पर फिर से हिंदू हैं और पलायन ही उनका भाग्य बन गया है। श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जमा हुए लोग अपने जमे जमाए घर-बार, कारोबार और नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जान रही तो नया जहान फिर बसा लेंगे। जान जाने का डर इनके मन में बैठा है ये हत्याकांड देखकर। 31 मई को कुलगाम में आतंकियों ने हिंदू टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी। 25 मई को कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट अमीरा भट्ट की गोली मारकर हत्या की गई। 24 मई को आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या की। 17 मई को बारामूला में वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंककर रंजीत सिंह की हत्या की। 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंदुओं की हत्या की फेहरिस्त लंबी है। इसी तरह हत्याओं का सिलसिला 1989 में शुरू किया गया था और उसका अंजाम हुआ कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन और बर्बादी। इसीलिए इन हालात पर विपक्ष हमलावर है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है। विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद सरकार ने शांति सुरक्षा का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक, और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई। आर्टिकल 370 हटने के बाद भले ही कश्मीर में एक भी पत्थर न चला हो, लेकिन कश्मीरी हिंदू कह रहे हैं कि उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं। इसीलिए सड़क पर प्रदर्शन करके न्याय मांगा जा रहा है। पाकिस्तान! 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 एम्प्लॉय वहाँ पे 15 साल से काम कर रहे हैं और हमें पिछले 15 सालों में आज तक ऐसा लगा नहीं कि हम वहाँ पे सेफ नहीं हैं। मगर ये रिसेंट जो हमारी बहन को मारा गया, रजनी देवी को स्कूल में जाकर आइडेंटिफाई कर उनको गोली मारी गई, उसके बाद हम बिल्कुल भी वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से कोई एकोमोडेशन की उम्मीद नहीं है। हमें ना ही हम सिक्योरिटी चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दी जाए। कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर में बसाने की योजना 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत हिंदुओं को कश्मीर में सरकारी नौकरी दी गई। उन्हें वहीं पर रहने के लिए आवास दिया गया। शर्त ये थी कि नौकरी कश्मीर में करनी होगी। इस तरह से अब तक करीब 6000 हिंदुओं को वापस कश्मीर भेजा गया। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग से हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया। रजनीवाला हत्याकांड के बाद 4000 हिंदू कर्मचारियों ने सामूहिक पलायन किया। सारे टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार हो रही है, और इसको रोका जाए किसी न किसी तरीके से। और जो 2007 से लोग जो डिप्लॉयड है वहां, उनको जो है वापस लाया जाए ताकि जो किलिंग हो रही है उनको रोका जाए। सर 90 के दशक से ही कश्मीर स्वर्ग से ज्यादा समस्या बना रहा है। राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से नेताओं के अपने अपने नजरिए हैं, लेकिन असल दुख भोगने वाले कश्मीर के हिंदू ही हैं। 90 के दशक में पलायन करना पड़ा, अब फिर वही हालात खड़े हो रहे हैं।
मास्टर स्ट्रोक में अब बात जरा हार्दिक पटेल की करेंगे, जो आज पूरे दल बल के साथ दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। हार्दिक पटेल सिर्फ 28 साल के हैं। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने राजनीति की हर बारीकी सीख ली है। वो सीख गए हैं कि कैसे पुराने बयानों से किनारा किया जाता है, जब फंस जाए तो कैसे बचा जाता है। कल तक हार्दिक जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी की जय जयकार किया करते थे, आज नरेंद्र मोदी की जय हो रही है। कल तक बीजेपी को हराने की जुगत किया करते थे, आज बीजेपी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। असल में राजनीति यही होती है जिसमें विचारधारा कुछ नहीं होती है, बस सब कुछ अवसरवादिता होती है। हार्दिक के हृदय परिवर्तन की ये रिपोर्ट आप देखिए। हाँ, विचारधारा बदली। जब पार्टी में तब भी जो सही थी वो विचारधारा पे काम किया। विचारधारा क्या होती बताइए आप, विचारधारा क्या होती बताइए आप। सही बात है, राजनीति में विचारधारा क्या होती है, यहाँ तो सिर्फ अवसरवादिता होती है। भाजपा को हराना है, क्लियर बात है। अब चाहे वो मायावती जीत जाए या कांग्रेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से मैं शामिल हुआ हूँ। हार्दिक पटेल कल तक कांग्रेसी थे तो राहुल गांधी की जय कहते थे, आज भाजपाई हो गए तो मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं। भारत में अगर कोई सरकार के सामने आवाज उठाता है तो वो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। देश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। यही है विचारधारा बनाम अवसरवादिता की लड़ाई। तय उन कार्यकर्ताओं को करना है जो विचारधारा के नाम पर नेता के पीछे चलते हैं। नेता हीरो बना हुआ जीप में चलता है, कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए सड़क पर नारे लगाता है। कार्यकर्ताओं को लगता है कि नेता उनकी विचारधारा का है। फिर एक दिन आता है जब नेता विचारधारा को किनारे रखकर अवसर देखता है और चुपके से मौका लपक लेता है। कार्यकर्ता का यही नेता कल तक जिस विचारधारा को जाति और धर्म वाली बता रहा था, आज उसी में रम गया। सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात पर राजनीति करते हैं। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? भगवा के जिन भाजपाइयों पर हार्दिक ने कल सवाल उठाए थे, आज वही भगवा उनके गले में भी था। कल तक एक कथित सेकुलर हार्दिक आज घोर राष्ट्रवादी हो गए। કોંગ્રેસના પૂર્વ કાર્યકારી અધ્યક્ષ તેમજ પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલને કેસ ઓઢાડી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડવા નિમંત્રણ આપું છું। बीजेपी के उद्घोषक ने भी जोर दे देकर बार बार हार्दिक को पूर्व कांग्रेसी बताया। भारत माता की। बीजेपी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने उन्हें पटका पहनाया। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भगवा रंग की टोपी पहनाई और हार्दिक को कांग्रेसी से भाजपाई बना दिया। सामने मीडिया के कैमरों की भीड़ बता रही थी कि घटना ऐतिहासिक है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई। हार्दिक ने पहले गुजराती में बीजेपी का बखान किया और फिर हिंदी में तारीफ शुरू कर दी। सिर्फ 3 साल पहले ही हार्दिक पटेल कांग्रेस में गए थे, तब वो कांग्रेस की तारीफ करते थे, आज बीजेपी की कर रहे हैं। युवाओं के लिए, किसानों के लिए ज्यादा काम करना है। पार्टी में रहकर अच्छा काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ जिस पार्टी का नेतृत्व पूज्य महात्मा गांधी ने भी किया है, सरदार पटेल ने भी किया और पंडित नेहरू ने भी किया है। लगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मक्कम गृह मंत्री अमित भाई, जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल साहब, ये सभी लोग राष्ट्र के हित में अपना भगीरथ कार्य कर रहे हैं। बशीर बद्र का बहुत पुराना शेर है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन राजनीति शर्मिंदगी का नाम कहां है? हार्दिक जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी की तारीफ करते थे, अब बीजेपी में आ गए तो मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनवा रहे हैं। भारत में अगर कोई सरकार के सामने आवाज उठाता है तो वो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी।
हम सब जानते हैं कि देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डटकर खड़े रहते हैं और ऐसे समय में मोदी सरकार राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाने का, डराने का प्रयास करती है। नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक उम्मीद है, जो अपेक्षाएं है, उस उम्मीद और अपेक्षाओं पे भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो भी सहयोग हम जैसे छोटे से व्यक्ति की ओर से देना होगा, वो पूरा सहयोग हम सब साथ मिलकर देंगे। हार्दिक पटेल के पुराने बयान खूब वायरल हैं, खास तौर पर जिनमें वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार को बुरा भला कह रहे हैं। 2019 में ममता बनर्जी के सामने वो बीजेपी को चोर गुंडा तक कह चुके हैं, लेकिन आज तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आपकी धरती से सुभाष बाबू का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इस जन सैलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा, देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। आज पार्टी मुख्यालय पे, श्री कमलम पे पार्टी के विशिष्ट नेताओं की हाजिरी में मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि जिस योजना के साथ, जिस सपने के साथ यहां पर प्रदेश के 6.5 करोड़ लोगों के हितों के लिए जो काम करने का मौका मिलेगा, उस काम को मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। हार्दिक पटेल पर अवसरवादी होने का आरोप तो है, लेकिन आरोपों के घेरे में कांग्रेस भी है जो अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रही। पर सवाल यह है कि क्यों? एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल ने खुद इस क्यों का जवाब दिया था। मैंने स्टेट लीडरशिप की चिंता सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाई, राहुल गांधी तक पहुंचाई, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने इस समस्या पर अपना समाधान क्या हो सकता है उस बात पर कभी गौर नहीं किया। दुख लगता है कि जब राहुल गांधी के कारण हम पार्टी में आए थे कि वो आदमी हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसने भी प्रोटेक्ट करने का सोचा भी नहीं। गुजरात में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। हार्दिक पटेल का अपना वोट बैंक भी कई सीटों पर फेरबदल की ताकत रखता है। इसका फायदा बीजेपी को तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे हार्दिक पटेल को इस हृदय परिवर्तन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हम दे सकते हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक द्वेष के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र की तरफ से मोर्चा थामा, केजरीवाल सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार उनके मंत्रियों पर फर्जी मुकदमे दायर कर रही है। देखिए इस बैटल को। वार पलटवार है, दिल्ली में एक बार फिर राजनीतिक तकरार है। राजनीतिक तकरार शुरू हुई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर। सत्येंद्र जैन पर हेराफेरी कर स्याह को सफेद करने का आरोप है। वो ईडी की कस्टडी में है। राजनीति में ईमानदारी की शपथ लेकर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार उनके मंत्रियों को फर्जी मुकदमों में फंसा रही है और हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। अब फिर से ये जेल का गेम शुरू हो गया। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार करके सारी जांच करवा लीजिए। मुकदमे पर विवाद गहराया तो केंद्र सरकार की तेज तर्रार मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला। स्मृति ईरानी ने तर्कों की तलवार चलाकर केजरीवाल से सवाल पूछे। केजरीवाल जी से मेरा आग्रह है कि कल दोपहर 12:30 बजे मैंने उनसे पूर्ण सम्मान के साथ 10 सवाल पूछे थे। उन्हें आज शायद कुछ समझ ना आता हो, लेकिन जब उन्होंने क्लीन चिट दी तब सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसा क्या समझा कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए।
सीबीआई ने 2017 में एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई। ईडी का केस इसी एफआईआर पर आधारित है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। सीबीआई के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग 4 कंपनियों के जरिए की गई। ये कंपनियां सत्येंद्र जैन से जुड़ी हैं। अप्रैल में ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था। ईडी ने 4 कंपनियों के अलावा एक और कंपनी से जुड़ी 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क कर दी थी। स्मृति ईरानी ने भी केजरीवाल से 1 जून को इसी मुद्दे पर सवाल पूछे। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक महत्वपूर्ण बयान दे दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दिया है। ज्ञानवापी के बाद आए दिन किसी ना किसी मस्जिद पर हिंदू संगठन पूर्व में मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा है कि आपस में लड़ने की बजाय प्रेम से रहना चाहिए। रोज नई मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा करने से झगड़ा बढ़ेगा और कुछ भी नहीं है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा बयान सुन लीजिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। एक बड़ा बयान है और बढ़िया बयान है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।